सीटेट के ईवीएस में जीव जंतु का चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। जीव जंतु के दो प्रमुख चैप्टर्स को डिटेल एनालिसिस के साथ पहले ही बता दिया गया है। जितने भी महत्वपूर्ण पेड़ पौधे हैं जिनसे सवाल पूछे जाते हैं सीटेट में, उसका एक अलग से क्लास आया हुआ है जिसे आप लोगों ने देखा होगा। और दूसरा क्लास सीटेट के जितने भी ऐसे सवाल होते हैं जो जंतुओं से जुड़े होते हैं, तो उन सारे प्रमुख जंतुओं के ऊपर भी डिटेल क्लास आया हुआ है। और आज के इस क्लास में हम लोग पौधे एवं जंतु से अन्य सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर और सबसे पहले समझते हैं पौधे के बारे में। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि पौधे जो होते हैं उनके कुछ प्रमुख भाग होते हैं। जैसे नीचे से शुरू करते हैं, जड़, तना, शाखाएं, पत्तियां, फूल एवं फल। ये 6 प्रमुख अंग होते हैं और इनकी विशेषताएं भी होती हैं। तो पौधे के प्रमुख 6 भागों में से सबसे पहला भाग जड़ है और जड़ की कुछ विशेषताएं होती हैं। जड़ के आधार पर हम दो वर्गों में इसको बांट सकते हैं। एक टैप रूट यानी कि मूसला जड़ और दूसरा झखड़ा जड़, जिसे आप ऐसे समझ सकते हो कि आप धान के जड़ को देखो। धान का जड़ जो होता है ना, वो चारों तरफ छितराया हुआ रहता है ज़मीन में, तो उसको हम झखड़ा जड़ कहते हैं। और इस प्रकार के जितने भी जड़ होते हैं धान में, आपका गेहूं में, मक्का में, है ना, तो इस प्रकार के जो पौधे हैं जिनकी जड़ें चारों तरफ छितराई हुई रहती हैं, इसे झखड़ा जड़ कहते हैं। और एक जो टैप रूट होता है जिसे हम मूसला जड़ कहते हैं, वो एक मुख्य जड़ होता है जो सीधे धरती के अंदर जाता है। जैसे गाजर मूली का आप लोगों ने देखा है, गाजर मूली क्या है, तो जड़ ही है। इसके अलावा आपको कुछ और पौधे हैं जैसे सरसों इत्यादि में टैप रूट देखने को मिलता है। दूसरा जो प्रमुख अंग है वो है तना। और तना पौधों का एक मुख्य आधार स्तंभ होता है। और यह एक चीज़ आपको इसमें ये याद रखना है कि तने के द्वारा हम उसकी आयु ज्ञात कर सकते हैं। किसकी? पौधे की। जितने वर्ष होते जाएंगे उसके ऊपर उतना ही बलय चढ़ता जाएगा। बलय समझ रहे हो आप? पौधे के तने के ऊपर जो परत चढ़ती जाती है तो वह उसकी आयु के अनुसार होती है। जैसे यदि किसी पौधे के वलय को हम गिनती करें तो अगर 100 वलय आते हैं तो इसका मतलब ये है कि वह पेड़ 100 वर्ष पुराना है। कटा हुआ अगर कोई तना रखा हुआ है, उसके वलय को गिन करके हम पौधे की आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो यह एक प्रमुख विशेषता है तने की। इसके बाद बात करें पत्तियों की, तो पत्तियां हम लोग जानते हैं कि पत्तियां हरी होती हैं। पत्तियां जो है वो पौधों का रसोई घर कहलाती है, किचन ऑफ द प्लांट्स लीव्स कहलाती हैं, है ना, पत्तियां कहलाती हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल से ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनता है। इसका पूरा फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना होता है। कभी कभी ये पूछा जाता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जल, ठीक है, इन दोनों की सहायता से और क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में तैयार करते हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन एवं जल की उत्पत्ति होती है। तो ये पेड़ पौधों के पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण बनने की प्रक्रिया होती है। इसके बाद कुछ फल की विशेषताएं होती हैं, फूलों की विशेषताएं होती हैं। फूलों के जो रंग होते हैं उसके पीछे का कारण क्या है? पौधों में 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वह पर्णहरित में पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट से ही फूलों एवं फलों के रंग निर्धारित होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट जो है वह रंगहीन वर्णक होता है, उसमें कोई रंग नहीं पाया जाता है। आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब बात करेंगे स्थलीय भागों के अनुसार पौधों का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे जो जल में पौधे पाए जाते हैं उन्हें जलोद्भिद कहते हैं। क्या कहते हैं? जलोद्भिद कहते हैं। और इंग्लिश में उन्हें हाइड्रोफाइट कहते हैं। जो जलीय पौधे जो जल में पाए जाते हैं, जैसे आपका ये कमल का पौधा हो गया, है ना, इसके अलावे आपको जलकुंभी हो गया। तो कुछ जो जलीय पौधे हैं जो जल में पाए जाते हैं, जल के अलावा अन्य कहीं नहीं पाए जाते हैं, उन्हें जलोद्भिद कहते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं। उसके बाद दूसरा है लवणोद्भिद,
लवणोद्भिद जिसे अंग्रेजी में हैलोफाइट कहते हैं, यह दलदली इलाके में पाया जाता है। तटीय इलाके में, समुद्र के किनारे जहाँ दलदली इलाका होता है वहाँ पे इस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। इन पौधों की जड़ें ज़मीन से ऊपर निकली होती हैं और साल्ट मार्श इसका एक उदाहरण है। इसके बाद आता है समोद्भिद। समोद्भिद यानी कि जो स्थलीय पौधे होते हैं जिसे हम लोग अपने आसपास देखते हैं, जिसे मेसोफाइट अंग्रेजी में कहा जाता है। ये पौधे खेती योग्य ज़मीन पर पाए जाते हैं। इनका तना ठोस और शाखायुक्त होता है और हमारे आसपास जो पौधे मुख्य रूप से दिखाई पड़ते हैं वे इसके उदाहरण हैं। इसके बाद अगला हिस्सा है मरोद्भिद, जो आपके मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसे अंग्रेजी में जेरोफाइट कहा जाता है। ये पौधे मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी पत्तियां छोटी छोटी होती हैं, जड़ें काफ़ी गहरी होती हैं और इन पौधों का तना काफ़ी गद्देदार और हरा होता है ना। और इसकी जो अधिकांश क्लोरोफिल के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वह तना में ही इकट्ठा रहता है, जैसे कि कैक्टस का पौधा, नागफनी का पौधा, आपका बहुत तरह के कुछ और जो कंटीले क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे होते हैं, जैसे बबूल का पौधा, वह भी इसका उदाहरण है। इसके अलावा कुछ विशेष पौधों की कुछ विशेषताएं भी हैं, है ना, और इनसे सवाल पूछे जाते हैं सीटेट के अंदर, और इसके ऊपर डिटेल क्लास आया हुआ है, आप उस क्लास में इसको देख सकते हो। उसमें हम लोगों ने चर्चा की थी बरगद के बारे में, आपका घटपर्णी के बारे में, निपेंथिस जिसे कहा जाता है, खिजड़ी वृक्ष, शमी का वृक्ष, और इसके अलावा रेगिस्तानी ओक, है ना। तो इन सारे पौधों की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा की गई थी उस क्लास के अंदर। अब बात करते हैं कि पौधों का महत्व क्या है। तो पौधों का महत्व हम सभी को पता है कि पौधे हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पौधे के बिना इस सृष्टि को चलाना असंभव है। सबसे पहली ज़रूरत ऑक्सीजन की हमें है, तो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है, तो ऑक्सीजन पौधों से प्राप्त होता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन भी पौधों के द्वारा होता है। विभिन्न प्रकार के फल, अनाजें, सब्जियां, दालें, तिलहन, यहाँ तक कि कुछ जड़ी बूटियों से प्राण रक्षक दवाओं की प्राप्ति भी पेड़ पौधों से होती है। तो पेड़ पौधों का अपना बहुत बड़ा महत्व है। तो इसमें से कुछ सवाल आपको पूछे जाएंगे कहाँ से, तो कुछ पेड़ पौधों से जो औषधियाँ प्राप्त होती हैं उनसे सवाल पूछे जाएंगे। अब इनमें आप लोगों को याद रखना है, आप नोट करते चलें कि पेनिसिलियम वह कवक से प्राप्त होता है। पेनिसिलियम कवक से प्राप्त होने वाला औषधि है। एट्रोपिन एक औषधि है जिससे बेलाडोना नामक दवाई प्राप्त होती है, ठीक है। कुनैन की जो दवा होती है वह सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। इसके अलावा अफीम से मार्फिन पाया जाता है, और इसबगोल की जो भूसी होती है वह पेट की बीमारी में काफ़ी लाभदायक होती है। इसके अलावा और बहुत सारे पौधे हैं, जैसे हिमालय का एक यव नामक पौधा है जिससे कैंसर की दवाई प्राप्त होती है ना। आपका चित्ता चिरौता हो गया, जो बुखार में उसका पानी पीने से काफ़ी आराम पहुंचता है। आपको मलेरिया की जो दवा है उसकी चर्चा हम लोगों ने की ही, कुनैन सिनकोना के छाल से प्राप्त होती है। तो इसके अलावा कुछ औद्योगिक पौधे भी हैं जिनसे नकदी पौधे जिसको कहते हैं, जिनसे सीधे सीधे व्यापार किया जाता है, जैसे तंबाकू का पौधा, गन्ने का पौधा, जो बिजनेस के काम में आते हैं, जिनसे व्यापार चलाया जा सकता है। इसके अलावा हम लोग पौधों के बारे में और कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि पौधों के प्रकार। तो पौधों के आकार के ऊपर उनका प्रकार निर्भर करता है, जिसमें आता है शाक, झाड़, वृक्ष, लताएं। इस प्रकार से पौधों के कुछ प्रकार भी होते हैं। इसके बाद हम लोग जंतु के बारे में जानेंगे, और प्रमुख जंतुओं का टॉपिक तो आ ही गया है, और उनसे संबंधित और भी बहुत सारी जानकारियां हैं जिन्हें जानना ज़रूरी है। तो अब हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि जंतुओं का वर्गीकरण। तो जंतुओं का वर्गीकरण उनके विभिन्न आधार पर किया जाता है, जैसे शारीरिक रचना के आधार पर, पोषण के आधार पर, आवास के आधार पर, स्वभाव एवं उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। तो कुछ प्रमुख वर्गीकरण को इस क्लास में हम लोग समझ लेते हैं।
सबसे पहले शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण। तो शारीरिक संरचना के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है कशेरुकी। कशेरुकी जंतु जिनमें जंतुओं की अस्थियों एवं उपास्थियों से बना कंकाल पाया जाता है, जैसे रीढ़ की हड्डी जिनमें पाई जाती है उन्हें कशेरुकी जंतु कहा जाता है। आपको ये याद रखना है और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं सीटेट के अंदर। दूसरा जो प्रकार है वह है अकशेरुकी जंतु। इस प्रकार के जंतुओं के शरीर में अस्थियां एवं उपास्थियों का कंकाल नहीं पाया जाता है, जैसे केंचुआ, केकड़ा, दीमक, बिच्छू इत्यादि। तो दो प्रमुख भाग हैं शारीरिक रचना के आधार पर। पहला भाग है कशेरुकी जंतु और दूसरा भाग है अकशेरुकी जंतु। कशेरुकी जंतु का मतलब हो गया कि जिसमें हड्डियों का ढांचा पाया जाता है, कंकाल पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी के साथ साथ जो प्रमुख कंकाल तंत्र होते हैं वो पाए जाते हैं। तो ऐसे जंतुओं को कशेरुकी जंतु कहते हैं और जिनमें कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है उन्हें अकशेरुकी जंतु कहा जाता है। इसके बाद पोषण के आधार पर वर्गीकरण। तो पोषण के आधार पर हम लोग दो भागों में प्रमुख रूप से बांट सकते हैं, एक स्वपोषी और दूसरा है परपोषी। स्वपोषी वर्ग में ऐसे जंतु उपस्थित होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। युगलिना में आत्मपोषी होने के लक्षण पाए जाते हैं और क्योंकि युगलिना में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। दूसरा है परपोषी। परपोषी वर्ग में सभी प्रकार के जंतु पाए जाते हैं जो अपने पोषण के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। तो जितने भी जीव हैं पेड़ पौधों को छोड़ करके वे सभी प्रायः परपोषी के अंतर्गत ही आते हैं। और परपोषी का भी अलग अलग वर्गीकरण है। आप क्लास 9 के बायोलॉजी की किताब में इसको पढ़ सकते हो, पूरे डिटेल से एनालिसिस कर सकते हो। कोशिका के आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं। एक कोशिकीय जंतु के अंतर्गत अमीबा आ जाता है ना, पैरामीशियम आ जाता है, युगलिना आ जाता है। ये सब कुछ एक कोशिकीय जंतु हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका होती है। इसके अलावा बहुकोशिकीय जंतु तो बहुत सारे हैं, है ना। बहुकोशिकीय जंतु के अंतर्गत ढेर सारे जीव हैं। इसके अलावा प्रजनन के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है कि प्रजनन के आधार पर हम दो प्रमुख वर्गों में इसको बांट सकते हैं। एक अंडे देने वाले जीव जिसे अंडायुज कहते हैं, जैसे छिपकली, मेंढक, सांप, कछुआ इत्यादि। और दूसरा हो गया जरायुज। जरायुज के अंतर्गत वे सारे जीव आ जाएंगे जो बच्चे देते हैं, जैसे गाय, बकरी, भैंस, मनुष्य भी श्रेणी में है, जरायुज की श्रेणी में ही है। इसके अलावा वास स्थान के आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं। वास स्थान के आधार पर कौन कौन से भाग हो सकते हैं? स्थलीय, है ना, जो ज़मीन पर रहने वाले जीव हैं। बहुत सारे जीव ज़मीन पर ही रह पाते हैं केवल, तो इन्हें स्थलीय जीव कहा जाता है। कुछ जीव जल में रहते हैं तो उन्हें जलीय जीव कहा जाता है। मछली, मगरमच्छ, कछुआ इत्यादि जो हैं जलीय जीव कहलाते हैं। मरुस्थलीय जीव का मतलब हो गया कुछ ऐसे जीव जो केवल मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाते हैं। ऊंट जो है वह मरुस्थलीय भाग में पाए जाने वाला प्रमुख जीव है। इसके अलावा भी बहुत सारे जीव हैं जो मरुस्थलीय भागों में ही केवल पाए जाते हैं। इसके अलावा स्तनधारी का मतलब हो गया कि ऐसे जीव जो बच्चे पैदा करते हैं, है ना। गाय, हिरन, चूहा, इंसान भी इसी श्रेणी में आता है। इसके अलावा वायुवीय जंतु जो वायु में मुख्य रूप से रहते हैं, यानी कि इसमें जो है जितने भी पक्षी हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और एक होता है उभयचर जंतु। उभयचर जंतु वे जंतु होते हैं जो जल और थल दोनों में रह पाते हैं, जैसे कि कछुआ। सांप भी, कुछ ऐसे सांप होते हैं जो जल में भी रह जाते हैं और थल में भी रह जाते हैं। मगरमच्छ भी जल में भी रह सकता है और थल पर भी रह सकता है। तो ये कुछ उदाहरण उभयचर जंतु के हो गए। अब इसके अलावा खाद्य आदतों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जा सकता है। इसमें शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी 3 प्रमुख वर्ग पाए जाते हैं। शाकाहारी के अंतर्गत वे सारे जीव आते हैं जो केवल पेड़ पौधे को खाते हैं। दूसरा है मांसाहारी जो केवल मांस को ही खाते हैं, दूसरे जीव इनका भोजन होते हैं, जैसे शेर, चीता, बाघ इत्यादि। और तीसरा श्रेणी है सर्वाहारी का। सर्वाहारी पेड़ पौधों से बने हुए भोजन को भी खाते हैं और जीव जंतुओं के भोजन को भी, मतलब जीव जंतुओं को भी
खा लेते हैं, मांस के रूप में इनका भक्षण करते हैं। सर्वाहारी के अंतर्गत आ जाता है आपका कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य भी इसी श्रेणी का जीव होता है। अब इसके अलावा हम लोग समझेंगे कि जंतु में श्वसन, कुछ ऐसे प्रमुख जंतुएं हैं जिनमें श्वसन के विभिन्न अलग अलग अंग हैं, और इसके बारे में भी जानकारी रखनी जरूरी है क्योंकि सीटेट में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मेढक, तो मेढक कहाँ कहाँ से सांस ले सकता है? तो मेढक के शरीर में फेफड़े होते हैं जिनसे वो सांस लेता है, सांस लेने का श्वसन तंत्र फेफड़ा है उसका। इसके साथ साथ उसकी जो त्वचा है उससे भी वह सांस लेकर के जीवित रह सकता है। केंचुआ, तो केंचुआ में त्वचा से ही श्वसन होता है, केंचुआ में विशेष प्रकार का श्वसन तंत्र नहीं है, त्वचा से ही उसका श्वसन हो जाता है। मक्खी और कॉकरोच, तो मक्खी और कॉकरोच में ट्रैकिया होता है, वातक जिसे कहते हैं, ट्रैकिया के द्वारा वह सांस लेता है। मनुष्य, शेर, सांप और पक्षी, इनमें फेफड़े पाए जाते हैं जिसे फुफ्फुस भी कहा जाता है, लंग्स के द्वारा ये सांस लेते हैं। ऑक्टोपस और मछली, ऑक्टोपस और मछली में गिल्स होते हैं, गल्फरा जिसे कहते हैं, इसके द्वारा ये सांस लेते हैं। व्हेल और डॉल्फिन, तो व्हेल और डॉल्फिन में फेफड़े होते हैं, साथ ही ये इनका जो श्वसन तंत्र का सिस्टम है ये जल के अंदर रह करके सांस नहीं लेते हैं बल्कि जल के ऊपर आकर के सांस लेते हैं। और इनके सांस लेने के लिए नाक पर जिस तरह से इंसान के 2 छिद्र होते हैं उसी प्रकार के इनके नाक पर भी 2 छिद्र होते हैं जिन्हें नासाद्वार कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो प्रमुख जीव हैं जिनके श्वसन तंत्र का सिस्टम जानना जरूरी था, इसकी चर्चा हम लोगों ने यहाँ पे कर ली। अब इसके बाद आते हैं कि जंतुओं में प्रमुख जो गति है, गति के आधार पर भी जंतुओं को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। जैसे चलने वाले जंतु, तो चलने वाले जंतु के अंतर्गत गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, घोड़ा, हाथी, इंसान भी इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दूसरा जो श्रेणी है रेंगने वाले जंतु, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो रेंग करके गति करते हैं जैसे कि सांप हो गया, छिपकली है ना, केंचुआ इत्यादि। इसके बाद उड़ने वाले जंतु, तो जितने भी पक्षी हैं जो उड़ सकते हैं वे उड़ने वाले श्रेणी में आ जाते हैं। इसके बाद तैरने वाले जंतु, तो वे सारे जीव जो तैर सकते हैं जैसे कि मछली, कछुआ इत्यादि। और कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो चल भी सकता है, उड़ भी सकता है और दीवार के ऊपर चढ़ भी सकता है। तो ये सारे काम कॉकरोच कर सकता है। अब इसके बाद आते हैं जंतुओं में प्रजनन। तो जंतुओं में प्रजनन मुख्य रूप से हम लोग प्रजनन के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। एक अंडे देने वाले जीव जिन्हें अंडायुज कहा जाता है और दूसरा बच्चे देने वाले जीव जिन्हें जरायुज कहा जाता है। तो अंडायुज और जरायुज ये 2 प्रमुख वर्ग हो गए प्रजनन के आधार पर, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना है कि जो प्रमुख जीव हैं और उनके जो बच्चे होते हैं उनका क्या नाम होता है, इसे भी आप लोग याद कर लेंगे। इसका लिस्ट मैं यहाँ स्क्रीन पर आप लोगों को दे रहा हूँ। अब इसके बाद जंतुओं की इंद्रियां एवं उद्दीपन, इसके बारे में जान लेते हैं। सभी जंतुओं में 5 इंद्रियां होती हैं जिसे ज्ञानेंद्रियां कहा जाता है ना। आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हम लोग प्राप्त करते हैं, है ना। कुछ विशेष पक्षी जैसे बाज, गिद्ध और चील आदि की दृष्टि मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा तेज होती है। और इस पॉइंट से सीटेट में सवाल पूछा गया है, पिछले सीटेट में भी पूछा गया था 2020 के सीटेट में, कि वैसे जीवों का वर्गीकरण बताएं जो मनुष्य से 4 गुना अधिक जिनकी दृष्टि तेज होती है। तो आप लोगों को याद रखना है कि बाज, गिद्ध और चील ऐसे जीव हैं जिनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना अधिक होती है। चींटियाँ, आप लोगों ने चींटियों को देखा होगा कि वे एक दूसरे के पीछे लाइन लगा करके ही जाती हैं, कभी भी उनका लाइन ब्रेक नहीं होता है। उसके पीछे कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि चींटियाँ जब चलती हैं तो वे अपने साथ एक विशेष प्रकार का गंध छोड़ते हुए चलती हैं और उस गंध को दूसरी चींटियाँ सूंघती हुई उसके पीछे पीछे चलती हैं। और यही कारण है कि चींटियों की जो लाइनें होती हैं वो कभी ब्रेक नहीं होती हैं, उनकी लाइन एकदम कतार से चलती हैं। कुछ कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े को उनकी गंध से पहचान लेते हैं, जैसे कि रेशम का कीड़ा है, तो रेशम का कीड़ा मादा कीड़े को उसकी गंध से ही पहचान लेता है। मच्छर मनुष्य के शरीर की गंध एवं तलवे की गर्मी से पहचान लेता है
और अंधेरे में भी मनुष्य को मच्छर काटने में इजीली सफल हो पाता है। सांप सुनता नहीं है, लेकिन सुनने की प्रवृत्ति उसमें कैसे होती है, तो धरती पर कंपन के द्वारा उसमें सुनने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। पक्षी एक ही समय में दो भिन्न भिन्न दिशाओं अथवा वस्तुओं को देख सकते हैं, क्योंकि इनके सिर के दोनों ओर अर्थात दाईं और बाईं ओर आँखें होती हैं। सामने की ओर आँखें बहुत कम पक्षियों की होती हैं, है ना। उल्लू की आँखें दोनों सामने की ओर होती हैं, लेकिन उल्लू में एक विशेषता है कि वह अपनी गर्दन को चारों दिशा में 360 डिग्री पर घुमा सकता है। हाथी अपने कान से सुनने के साथ साथ हवा भी करता है। यह हाथी का ताप नियंत्रित अंग भी माना जाता है, और हाथी के बारे में जब हम लोगों ने चर्चा की थी तो इसके बारे में भी बताया था। कुत्ता, बाघ और शेर आदि अपने मलमूत्र की गंध से अपने विशेष क्षेत्र को पहचानते हैं। कुत्ता, बाघ और शेर ये तीनों ऐसे जीव हैं जो जिधर जाएंगे तो अपना एक डिस्टेंस बनाते हुए अपना क्षेत्र बना लेते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कुत्ते को मूत्र त्याग करते हुए, तो ऐसा वे इसीलिए करते हैं कि वो उनका एरिया हो गया, उनका क्षेत्र हो गया, और उनका क्षेत्र कितने दूरी में है वो उसी से पहचान लेते हैं। और यदि उनके क्षेत्र में कोई दूसरा जीव यानी कि किसी दूसरे कुत्ते ने अगर मलमूत्र त्याग किया है तो उसकी गंध से पहचान लेता है कुत्ता कि मेरे इलाके में कोई दूसरा कुत्ता आ गया है, और दोनों में लड़ाई भी होती है इसी बात को लेकर के। उनका अपना अपना इलाका होता है। मेढक और छिपकली जैसे जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपने जीभ का प्रयोग करते हैं। मेढक को आप लोगों ने देखा होगा, वाइल्ड डिस्कवरी चैनल पर आप लोग देख सकते हो कि मेढक किस प्रकार से अपने जीभ की सहायता से दूर स्थित कीड़े को पकड़ लेता है। उसी प्रकार से छिपकलियाँ भी अपनी जीभ की सहायता से ही जीवों को पकड़ती हैं। रात में जागने वाले जंतु एवं पक्षी केवल सफ़ेद और काले रंग को ही देख सकते हैं, जैसे उल्लू या रैकून इत्यादि जो जीव हैं जो रात में जागते हैं, रात में उड़ते हैं, तो उनके अंदर केवल काले और उजले रंग की अस्पष्टता होती है। कुछ जंतु एवं उनके विशेष लक्षण, तो इसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली है, और जितने भी प्रमुख जीव थे उसके बारे में डिटेल एनालिसिस कर लिया था, उसके गुणों को जान लिया था। उसी में एक ऐसा जीव है स्लॉथ। स्लॉथ के बारे में उस चैप्टर में मैंने नहीं बताया था, तो स्लॉथ के बारे में आप लोग जान लें कि स्लॉथ जो है वह पेड़ पर रहने वाला जीव है। जैसे कि आप चित्र में यहाँ देख सकते हो स्लॉथ का चित्र। स्लॉथ काफ़ी सुस्त जानवर होता है, बहुत ही आलसी जानवर होता है, और यह जल्दी अपने पेड़ पर से नीचे नहीं उतरता है। भालू जैसा दिखता है और रात में ज़्यादा जागता है, दिन में लगभग 17 घंटे सोता है। तो बहुत ज़्यादा सोने वाला, बहुत ही आलसी जीव होता है, और यह बहुत मुश्किल से पेड़ से नीचे उतरता है। लगभग सप्ताह में एक आध बार वो नीचे उतरता है, बाकी पेड़ पर ही अपना जीवन बिताता है। कुछ जलीय जीव भी हैं जिनकी विशेषताओं की चर्चा की गई थी उसी चैप्टर में, जैसे कि व्हेल मछली है ना, डॉल्फिन के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। व्हेल मछली के बारे में शायद चर्चा नहीं की गई थी। ऐसे भी व्हेल मछली के बारे में आप लोगों को केवल एक ही चीज़ याद रखनी है कि व्हेल मछली जो है सांस लेने के लिए स्थल के ऊपर आती है, और यह धरती पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी जीव है। अब पक्षियों के बारे में जानते हैं, पक्षी एवं उनकी कुछ जो विशेषताएं हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले विशेषता मजबूत दृष्टि वाले। तो मजबूत दृष्टि वाले में हम लोगों ने चर्चा की कि चील, गिद्ध, बाज है ना, ये जो प्रमुख पक्षी हैं जिनकी दृष्टि जो है वह मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा तेज है। इसके अलावा गर्दन घुमा देने वाले जीव, जिनका गर्दन 360 डिग्री घूम जाता है, तो उल्लू और मैना। उल्लू और मैना ऐसे 2 जीव हैं, 2 पक्षी हैं जिनका गर्दन 360 डिग्री घूमता है। घोंसला जो है सामान्य रूप से बुलबुल बनाती है, और मुलायम घोंसला रॉबिन चिड़िया बनाती है। घास, मुलायम पंख, जड़, ऊन एवं कपास की सहायता से। और कठोर और मुलायम घोंसला बनाने वाले जो प्रमुख पक्षी हैं वो है कौवा। कोयल अपना अंडा दूसरे यानी कि कौवे के घोंसले में देती है। कोयल अपना
घोंसला खुद नहीं बनाती है। इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है। सोन चिड़िया का घोंसला नीचे लटका हुआ रहता है और दर्जी चिड़िया घोंसले को बिल्कुल सी करके बना। दर्जी चिड़िया का जो घोंसला होता है वह बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे सिला हुआ है, किसी दर्जी ने एकदम महीन धागे से सील दिया है, उसी प्रकार से इसका घोंसला होता है। कठफोड़वा जो है वह पेड़ के तने में उसका तना खोद करके उसमें अपना घोंसला बना लेता है। एक प्रमुख विशेषता है सहजीवी संबंध का। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो एक दूसरे जीव के साथ ही रहते हैं, जैसे कि भैंस एवं बगुला। प्राय आप लोगों ने देखा होगा खेत में भैंस के पीठ के ऊपर बगला को चढ़े हुए। तो बगला जो है वह भैंस के पीठ पर इसलिए चढ़ता है कि भैंस के पीठ पर उसको बहुत सारे कीड़े मिल जाते हैं, जिसे खा करके वह जिंदा रहता है। तो बगला जो है भैंस के पीठ पर बैठा रहता है, ये इसलिए भी क्योंकि यह भैंस के परजीवी कीट को खा लेता है। सर्वाहारी पक्षी, सर्वाहारी पक्षी कौन सा आप बताएं, सोच करके अपने दिमाग पर जोर डालिए और बताइए कि सर्वाहारी पक्षी कौन है। तो सर्वाहारी पक्षी मोर है। मोर सर्वाहारी पक्षी है और यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है। एक ऐसा पक्षी का नाम बताएं जो उड़ नहीं सकता है, ना उड़ने वाला पक्षी। पेंगुइन। पेंगुइन केवल चल सकता है, यह उड़ नहीं सकता है। यह पानी में तैरता है, अंडे देता है। और पेंगुइन कहाँ रहता है? तो पेंगुइन ध्रुवीय प्रदेश में, जहाँ बर्फीला इलाका होता है, बर्फ पाया जाता है, वहीं पे यह रहता है। अब हम बात करेंगे कि जंतुओं से लाभ क्या क्या है। तो जंतुओं से, विभिन्न प्रकार के जंतुओं से अलग अलग प्रकार के लाभ हैं और इसके बारे में हम लोगों को जान लेना है। तो सबसे पहली बात, मधुमक्खी। मधुमक्खी से हमें क्या प्राप्त होता है? शहद एवं मोम। उसके बाद रेशम का कीट, जिससे रेशम का धागा प्राप्त होता है, रेशम का रेशा प्राप्त होता है। लाख का कीट, जिससे लाख प्राप्त होता है। इसके अलावा दूध देने वाले जीव है ना, दूध देने वाले जीव में गाय, भैंस, बकरी, ऊँट इत्यादि आते हैं। इसके अलावा मांस एवं अंडे देने वाले जीव, तो इसमें कुक्कुट आ जाता है ना, मुर्गा मुर्गी। और इसके अलावा मांस में बकरी का भी ले सकते हैं, भेड़ का भी ले सकते हैं। ऊन देने वाले जीव, तो ऊन देने वाले जीवों में भेड़, बकरी, ऊँट, खरगोश इत्यादि आते हैं। चमड़ा, जिससे चमड़ा प्राप्त होता है, तो चमड़ा प्राप्त तो बहुत सारे जीवों से होता है और जीवों के मर जाने के बाद उनके चमड़े को इस्तेमाल में लाया जाता है। यातायात एवं भार ढोने वाले जीव, तो यातायात एवं भार ढोने वाले जीवों में प्रमुख नाम बैल का है, भैंसा का है, खच्चर का है, घोड़े, ऊँट इत्यादि हैं। सफाई करने वाले जीव, जो आसपास के गंदे चीज़ों को खा करके पर्यावरण को साफ सुथरा रखते हैं। यदि कोई जीव मर जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि मृत जीवों को खाने वाला जीव होता है, जैसे कि चील, गिद्ध, कौवा, कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया और कुछ सूक्ष्मजीव भी होते हैं जो अपघटक के नाम से जाने जाते हैं। ये पर्यावरण की साफ सफाई में अहम भूमिका निभाते हैं। पालतू जीवों के बारे में तो एक लंबा लिस्ट बन जाएगा। इसके अलावा है किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो किसान का मित्र केंचुओं को कहा जाता है, क्योंकि यह भूमि को उर्वर बनाने में सहायता करता है। केंचुआ जो है जिस जगह पे रहेगा वहाँ की भूमि काफ़ी स्पंजी रहेगी, समृद्ध रहेगी, वायु का प्रवेश आसानी से होगा और केंचुआ जब मर जाता है तो इसका शरीर खाद में बदल जाता है, ह्यूमस की प्राप्ति होती है, जो पौधों के लिए काफ़ी लाभदायी होता है। मनोरंजन के लिए भी जीवों का इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि अब इस पर रोक लगा दी गई है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के आने के बाद इस पर रोक लगा दी गई है। नहीं तो पहले हम लोग देखते थे कि बंदर को नचाने वाले मदारी आते थे, भालू को नचाने वाले मदारी आते थे। तो बंदर, भालू, सांप इत्यादि जो हैं ये मनोरंजन वाले जीव की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज के इस क्लास में जितने भी प्रमुख विशेषताएं थी पौधों की और जीव जंतुओं की, उनके बारे में चर्चा कर ली है। तो आज का ये चैप्टर यहाँ पे कम्प्लीटली समाप्त होता है। इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे इसके ऊपर एक क्लास लेकर के आया जाएगा।
तो उम्मीद है कि आज का यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।